नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस संक्रमण में पिछले 24 घंटे में 3,79,257 मामले सामने आए हैं। अब तक इतने मामले देश में एक दिन में 24 घंटे में नहीं आए और 3,645 लोगों की मौत हो गई है। और कोरोना के इस फैलते संक्रमण के बीच आज पश्चिम बंगाल में 8वें और अंतिम दौर के लिए मतदान भी हो रहा है। यह आज की दूसरी बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में आज 4 जिलों की 35 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बीरभूम, कोलकाता नॉर्थ, मालदा और मुर्शिदाबाद में वोट डाले जा रहे हैं। तो एक तरफ कोरोना का संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। परसों लगातार थोड़ा कम हुआ था आंकड़ा, लेकिन आज फिर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कोरोना संक्रमण ने। 3,62,000 27 अप्रैल को यह आंकड़ा आया था, लेकिन आज 29 अप्रैल को यह आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ता दिखाई दे रहा है और लोगों की मौत का सिलसिला भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये आज की बड़ी खबर है। उधर पश्चिम बंगाल के 4 जिलों की 35 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और अब तक नीचे हम आपको दिखा रहे हैं। मालदा में 19%, मुर्शिदाबाद में 19% वोट डले हैं। कोलकाता नॉर्थ में भी वोटिंग हो रही है और इसके अलावा बर्धमान में वोट डाले जा रहे हैं। और मेरे साथ मेरी सहयोगी पल्लवी झा जुड़ गई हैं। कोरोना के जो ये बढ़ते मामले हैं इसे लगातार ट्रैक कर रही हैं। पल्लवी, कोई रिस्पाइट, कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। आज फिर रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए हैं। बिल्कुल संदीप जी, कोई रिस्पाइट नहीं है। चाहे दिल्ली की बात कर लें या बाकी राज्यों की बात कर लें, लगातार केसेस में इजाफा हो ही रहा है। खासकर मैं दिल्ली की बात करूं तो देखिए, दिल्ली में कल 24 घंटे में बेशक जो टेस्टिंग कैपेसिटी थी वो थोड़ी बढ़ी और जिसकी वजह से हम आंकड़ों में भी देख रहे हैं कि 24 से 26,000 जो है पॉजिटिव केस आए हैं। मरने वालों की संख्या 381 थी पिछले 24 घंटे में, लेकिन अभी जो 24 घंटे हैं उनमें 363 लोगों की मौत हुई है। तो कोई रिस्पाइट नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसी तरीके से पेशेंट्स जो हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में अभी भी चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं हुई है। सीधे तस्वीर दिखा देती हूँ संदीप जी। मैं इस वक्त द्वारका के आयुष्मान हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ और यहाँ पर पिछले 3 दिन से नो ऑक्सीजन नो बेड्स अवेलेबल का जो बोर्ड है वो लगा हुआ है। हमने बात की अंदर तो उनका ये कहना था कि अभी जो हमारे पास प्लांट है उससे ऑक्सीजन का काम चल रहा है, लेकिन हम इसलिए नहीं एडमिट कर रहे हैं क्योंकि हमें बाहर से सप्लाई नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन का। ये हालात इसलिए हैं क्योंकि देखिए, बड़े बड़े अस्पतालों में दबाव बनाकर SOS जनरेट करके सरकार पर दबाव बना तो वहां पर ऑक्सीजन पहुंचने लगे, लेकिन कुछ छोटे अस्पताल हैं जिनको शायद उस तरीके की मदद सरकार से नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जो है बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो दूर दराज इलाका नहीं ढूंढते, वो सबसे पहले अपने आसपास के अस्पताल की तरफ दौड़ते हैं ताकि उनको वहां पर उपचार मिल जाए। यही उपचार जो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लगातार लोगों की जान में जा रही है और मरने वालों की संख्या इसीलिए बढ़ रही है। तो देखिए, स्ट्रीमलाइन होने में अभी भी मुझे लगता है कि वक्त लगेगा। हाँ, बेशक अभी कर्फ्यू को बढ़ाया गया है सोमवार तक, लेकिन संदीप जी, मैं ग्राउंड रिपोर्ट देख रही हूँ। देखिए, ये जो कर्फ्यू है वो इस तरीके का कर्फ्यू नहीं है। अमूमन जो सैटरडे संडे को दिन में जो माहौल होता है, सड़कों पर गाड़ियां आराम से चलती रहती हैं, लोग आसपास आपको दिखाई देंगे, रिक्शे में 4 लोग बैठे दिखाई देंगे। यहाँ तक कि मैंने ये भी रिपोर्ट किया कि कुछ दुकानें ऐसी खुली थी जो कर्फ्यू में नहीं खुल सकती है। यानी कुछ लोगों को हमने देखा कि लोग चाट खा रहे हैं, पापड़ी खा रहे हैं। एक से सवाल किया कि आप इस दुकान पर इस वक्त क्यों आए हैं जब कर्फ्यू है, हाहाकार है, लोगों को बेड नहीं मिला, लोग मर रहे हैं, बावजूद आप दुकान पर आए हैं? तो कहते हैं जी बच्चे जिद कर रहे थे, लस्सी लेने आए हैं। ये जवाब है लोगों का। ये सुनकर मतलब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है पल्लवी कि आम आदमी भी लापरवाही बरत रहा है, लेकिन व्यवस्था की लापरवाही वो एक बड़ा सवाल है। 2 दिन पहले मैंने अपने कार्यक्रम में चार्ल्स डार्विन को भी कोट किया था कि 1859 में थियरी ऑफ एवोल्यूशन
जिसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी भी कहा जाता है। आपने ये आयुष्मान अस्पताल की जो तस्वीरें दिखाई हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, तो आम आदमी को लेकर मैंने सवाल किया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है भाई। जजेस के लिए 100 अस्पतालों की एक फैसिलिटी अशोका होटल में बना दी जाती है। अब वो ऑर्डर खैर निरस्त हो गया, हो अल्लाह मचा, हाय तौबा मची, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आम आदमी के लिए तो हो ही रहा है, वीआईपीज के लिए तो सारे इंतजाम है। लेकिन अस्पतालों में भी अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात हो गई क्या? रसूखदार बड़े अस्पताल ऑक्सीजन उपलब्ध करा पा रहे हैं, छोटे अस्पताल अभी भी मारे मारे फिर रहे हैं क्या? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है संदीप जी, और बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए हॉस्पिटल्स जो इस वक्त छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनके सामने ज़रूर इस तरीके की चुनौती है, और ऐसी चुनौती है कि इसीलिए लोगों को एडमिट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अच्छा, बेड की संख्या भी वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप बेड की संख्या भी बढ़ाएंगे और आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप कैसे एडमिट करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात कही आपने कि देखिए बड़े बड़े अस्पतालों में ये पहुंचाया जा रहा है क्योंकि वहां पर वैसे लोग एडमिट हो रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि जजों के लिए अशोका होटल बुक किया गया था, ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी है उनके लिए भी कई जो है होटल्स को बुक कर दिया गया, और साथ ही साथ जब ये निरस्त हुआ तो उनको भी निरस्त कर दिया गया जब सरकार पर दबाव पड़ा। तो देखिए ये तो साफ तौर पर राजनीति दिखाई पड़ती है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो, राजनीति है। इसी वजह से आज व्यवस्था इस तरीके से सड़क पर पड़ी है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बेशक स्थिति अभी मैं ये कह सकती हूँ कि स्ट्रीमलाइन तो नहीं हुई है, प्रोसेस में जरूर है। दिल्ली सरकार को ये पूरा करना होगा। हालांकि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि उन्होंने बाहर से ऑक्सीजन मंगाया है, एलएनजेपी के सामने जो रामलीला ग्राउंड है उसको कोविड आईसीयू में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 15 दिन का समय लगेगा। देखिए ये है कि देखिए स्थिति आज वो कदम उठा रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब आप आ गए तब आप कदम उठा रहे हैं। ये तैयारी या फिर इसको लेकर के आप पहले से बना रखते रणनीति, तो शायद जो त्राही त्राही कर रहे हैं लोग, 40 साल के, 30 साल के, 32 साल के लोग जो मर रहे हैं, वो सिचुएशन ना आई होती। बिल्कुल, उस वक्त तो हम ताल ठोक रहे थे कि हमने कोरोना को हरा दिया है, अब पूरी दुनिया को हम बचा रहे हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, अब हम दुनिया से मदद मांगते फिर रहे हैं। ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है, और हमसे बेहतर, आपसे बेहतर पल्लवी दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो जानते हैं, क्योंकि वो चित्कार कर रहे हैं, वो परेशान हैं। लेकिन जब हम ये ताल ठोक रहे थे तो हम तैयारियां कर रहे थे चुनाव की। राजीव रंजन, चुनाव की तैयारियां हो रही थी। अब 8वें चरण का आखिरी जो दौर है उसमें मतदान हो रहा है। आप कोलकाता में हैं, कोलकाता में, नॉर्थ कोलकाता में जो चुनाव हो रहा है, जो अभी 3 दिन पहले 7वें चरण का मतदान हुआ था, कोलकाता में 4 सीटों पर चुनाव हुए, वहां पर 60% के करीब ही मतदान हुआ था। मालदा मुर्शिदाबाद में अच्छा खासा मतदान हुआ। तो आज अभी कोरोना के जो ये बादल मंडरा रहे हैं और बंगाल वेरिएंट की भी बात हो रही है, तो आज भी उत्साह में कमी या छोटी छोटी कतारें ही दिख रही हैं या लंबी कतारें हैं आज नॉर्थ कोलकाता में? बिल्कुल संदीप, जैसा आपने कहा कि 7वें चरण की 4 सीटों पर 60% मतदान हुआ था। मुझे लगता है कि नॉर्थ कोलकाता की जो 7 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, इसी के आसपास ही प्रतिशत होगा। क्योंकि मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूँ आपको दिखा दूं, अभी तो थोड़े लोग कुछ दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो इसके अलावा सुबह भी लाइन बहुत कम थी, इस वक्त भी लाइन बहुत कम है। और दूसरी बात है संदीप की कैसी विडंबना है, देखिए इस शहर कोलकाता शहर के लोग एक तरफ सुबह अस्पतालों में लाइन लगवा रहे हैं कोरोना की टेस्टिंग के लिए, कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए, और दूसरी तरफ एक लाइन लग रही है मतदान करने के लिए। कुछ लोग यहाँ मतदान करके आए हैं। कुछ आपने वोट दे लिया? जी हमने वोट दे लिया। तो ये देख रही है कोरोना भी है और वोट भी है। कोरोना भी है, वोट भी, तो मास्क लगा के जा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि कोरोना के टाइम में वोट नहीं रखे, बाद में रखते। अब कोरोना के टाइम इतने रैली हो रही है, वो आप लोग को किसी को दिखाई नहीं देता है। वही तो कोरोना के टाइम हो रही है, हजारों लाखों आदमी की भीड़ होती है। तो वो इनको सोचना चाहिए, हम लोग के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, ये इलेक्शन बोर्ड कमेटी को सोचना चाहिए कि हम लोग के बोलने से थोड़ी होगा। वो तो बड़े जो आदमी हैं, बड़े ओहदे में बैठे हुए, उनको सोचना चाहिए।
हम तो पब्लिक है, पब्लिक के लिए कुछ तो करना चाहिए। हाँ, हम तो वोट देते हैं, हम लोग तो पब्लिक है, हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसा वक्त में कराया, एक तो रमजान भी है, रमजान भी है और ये क्या नाम है, कोरोना का टाइम भी है। वोट तो जरूरी है, वोट तो देना ही पड़ेगा, वोट दिए बिना तो चलेगा नहीं। हम लोग तो जनता है, वो गवर्नमेंट जो बैठी है उनको सोचना चाहिए, टाइम उनको फिक्स करना चाहिए, सोचना चाहिए। वो आके लाखों आदमी का भीड़ करते हैं, तो हम लोग क्या उनके सामने, हम तो कुछ है नहीं। हम तो एक हम लोग घर में 10 सदस्य, एक आदमी आके वोट देके जा रहे हैं, एक साथ 10 आ रहे नहीं है, एक साथ तो आ नहीं रहे हैं। हम लोग तो अपना सेफ्टी सोच के आ रहे हैं, सेफ्टी कर ही रहे हैं। लोगों का गुस्सा तो है ही संदीप जी कि जिस समय कोरोना इतना फैला था तो इलेक्शन क्यों होना चाहिए था। अपने अपने सवाल है, आपने वोट दे लिया, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा तो कहना यह है कि कोरोना तो बाद में आया, इलेक्शन तो पहले से डिसीजन हो गया था, तो उतनी बड़ी चीज़ को फिर चेंज करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि 6 राज्यों में चुनाव थे, तो सभी जगह अगर इस तरह का, तो महामारी का कोई को पहले से अंदेशा था नहीं। ये सेकंड वेव जो आया वो अचानक ऐसा नहीं है, अंदेशा था। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी सरकारी मेडिकल संस्थाओं ने, सबने ये बताया था कि दूसरी वेव आएगी और ख़तरनाक आ सकती है। हाँ। हम खुद भी लापरवाह हुए और सरकारें भी लापरवाह हुई। ये बात भी सही है, मगर पब्लिक भी बहुत जगह आप देखेंगे आज तो मास्क लगा के घूमते हैं, नहीं तो जनरली पब्लिक बिना मास्क के ही घूमती रहती है। तो पब्लिक का भी दोष है, सरकार का भी दोष है। और बाकी चुनाव का माहौल, और आप लोग क्या दिमाग में रख के वोट कर रहे हैं? हम लोग यही दिमाग में रख के कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में डेवलपमेंट होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ की जो टैलेंट है, यहाँ की जो क्षमता है, उस हिसाब से कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो वो प्रोग्रेस को ध्यान में रख के कि भविष्य में अगर अच्छा कुछ होता है, अच्छी सरकार आती है और प्रोग्रेस होता है, तो ये पूरे वेस्ट बंगाल को बेनिफिट करेगा, इंडिया को बेनिफिट करेगा। तो हमने यही सोचकर वोट दिया है। यही इक्का दुक्का लोग थे संदीप यहाँ पर पोलिंग बूथ पर, जिनसे मैंने बात की। आमतौर पर मैं यहाँ पर पीछे के 6 चरणों में जब गया था तो वहाँ लोगों की भीड़ रहा करती थी, लेकिन 8वें चरण के मतदान में अभी तक यहाँ का मतदान, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ तो धीमाई दिखाई दे रहा है। ये चौरंगी विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से टीएमसी के जो बड़े नेता हैं सुदीप बंदोपाध्याय, उनकी पत्नी नैना बंदोपाध्याय सिटिंग एमएलए भी हैं, इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं। आप कमाल के कुर्ते पहन रहे हैं राजीव, मैंने ये अभी नोटिस किया। परसों आप माहौल क्या है कर रहे थे, बड़ा चमकदार नीले रंग का कुर्ता था, आज बिल्कुल पीले रंग का कुर्ता है। खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं पर कुर्ते बड़े आकर्षक हैं आपके। लेकिन एक जो अहम बात कही, लोग देखिए कितने बेबस से हैं, पूरी व्यवस्था को लेकर कह रहे हैं हम तो पब्लिक हैं, हम क्या करें। और जबकि लोकतंत्र में कहा जाता है जनता जनार्दन होती है, मतलब राजा जनता है, पर जनता बड़ा निरीह भी महसूस कर रही है पूरी व्यवस्था को लेकर। राजीव, बिल्कुल संदीप, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है केवल चुनाव के वक्त। जब चुनाव हो जाता है, सरकारें बन जाती है, तो क्या राजतंत्र उससे भी बुरा हाल लोकतंत्र का इन दिनों है। आप समझिए कि जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के विधायक, उस पार्टी के पदाधिकारी सरकार से या अपनी व्यवस्था से मदद की गुहार ट्विटर फेसबुक के जरिए लगा रहे हैं। ऐसा दिन किसी ने सोचा नहीं था कि नेता, जिस पार्टी की सरकार है उसके नेता पत्रकारों से मदद मांगे, अधिकारियों से मदद मांगे, विधायक मंत्री तक बेकार साबित हो रहे हैं, बेबस साबित हो रहे हैं। दरअसल वो एक लाइन है ना, हमारा खून खून नहीं पानी लिखो, ये बड़े लोग हैं इनकी कहानी लिखो। तो जो बड़े लोग हैं उनकी कहानियां लिखी जाएंगी और हमारा खून पानी की तरह बह रहा है। हमारे लोग, आम लोग बिल्कुल बेबस बेसहारा इस वक्त है। और संदीप, हम लोग तो गांव से जुड़े लोग हैं, गांव के हालात तो और बहुत खराब हैं। वहां तो कहीं न दवा है, न कोई डॉक्टर है, और न कहीं कोई व्यवस्था है, न लोग उतने जागरूक हैं। अब मैं थोड़ा माहौल हल्का करने की, आप तो माहौल क्या है करते हैं राजीव, ये कुर्ते कहां से लेकर आ रहे हैं? यहाँ पे एक बंगाली मार्केट है, तो मैं उधर गया था, तो इतने दिन हो गए मुझे यहाँ आए कि उतने दिन के कपड़े तो मैं लेके आया नहीं था। तो मैंने सोचा कुछ बदलाव हो। आपको मालूम है जब आप कपड़े बदलते हैं ना तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है। नए कपड़े पहनते रहो तो एक उत्साह, एक उमंग सा रहता है। मैंने सोचा
विषाद के इस माहौल में थोड़ा यही प्रयोग किया जाए। मनोज, आप भी उत्तरी कोलकाता में ही हैं, नॉर्थ कोलकाता में, लेकिन चुनाव हो रहे हैं बीरभूम में भी, मालदा में, मुर्शिदाबाद में। वहां से क्या खबरें आ रही हैं? कोलकाता में जैसे राजीव ने बताया, यहां पर मध्यम ही नहीं, हम कहेंगे धीमा मतदान है, कोरोना का साया है, लोग डरे हुए भी हैं। लेकिन मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम से क्या खबरें आ रही हैं? जी संदीप, देखिए जिस तरह से अभी चर्चा कर रहे थे, वाकई ये उत्तर कोलकाता में कहीं ना कहीं यहाँ मतदान बड़ी धीमी गति में है। और इस समय हम मौजूद है श्यामपुकुर में। जाहिर सी बात है, श्यामपुकुर के यहाँ के जो विधायिका शशि पांजा है, बकायदा संदीप जी आप आए थे तो आप भी उनसे मैंने इंटरव्यू किया, डॉक्टर शशि पांजा जनप्रिय नेता है। जाहिर सी बात हम दिखाएंगे, एक बार यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जे तो 161, 62, 63 और 164 नंबर बूथ पे है। हालांकि इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देखिए 164 पीछे भीड़ और देख रहा हूं मैं 165 कोलकाता का दिखाएंगे कि ये सुबह से काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह जी इसी की वजह से इतनी भीड़ है। हालांकि बाकी पोलिंग बूथों में इतनी भीड़ नहीं है। अब हम चलते हैं मालदा, यहाँ जो मुर्शिदाबाद और बीरभूम की, जिस तरह से देखिए सुबह से यहाँ पे जो छिटपुट हिंसा हो रही है, लगातार यहाँ की खबरें आ रही हैं कि जो पोलिंग बूथ में ईवीएम मशीन नहीं काम कर रहा है, वहां पे भी लंबी लंबी कतारें देखा जा रहा है। और इस बार का दिलचस्प संदीप जी आप बना हुआ है कि लगातार देखिए आपने जिस तरह से शुरुआत में 4 एम की जो चर्चा किए थे, एक एम मोदी जी का, एक ममता का, एक मुस्लिम और एक महिला का, तो कहीं ना कहीं आज जो मुस्लिम वाला जो समीकरण है मालदा और मुर्शिदाबाद, बीरभूम में ये बहुत बड़ा फैक्टर कर रहा है। और कहीं ना कहीं इसका असर उत्तर कोलकाता में भी देखा गया है। हम लोगों ने पिछले चुनाव 2016 में भी देखा था। जाहिर सी बात है देखिए, क्योंकि मालदा और मुर्शिदाबाद में जो समीकरण है मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूमता है, और वहां पे देखे कि जो कांग्रेस का कहीं ना कहीं दबदबा था, कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन टीएमसी पार्टी भी लगातार वहां पे 2016 में अपने वर्चस्व को लेकर आई है और सत्ता में काफी वहां पे परिवर्तन हुआ। लेकिन इन सब चीजों के बाद 2019 का माहौल पूरा बदल गया है, पूरी समीकरण बदल गया है। और देखे अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं बीजेपी भी वहां से बढ़ी है। और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे, मालदा की बात करें, मुर्शिदाबाद की करें, बीरभूम में कहीं ना कहीं दौरा किए हैं। अनुव्रत मंडल एक बहुत बड़ा वहां के टीएमसी के जो नेता है, देखिए लगातार उनको चुनाव आयोग की तरफ से उनको नजरबंद भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो चकमा देके कहीं ना कहीं उनकी जब खोजाई मची तो वो तारापीठ में पाए गए। और जाहिर सी बात है जो इस बार वो रेड लाइट से अपनी गाड़ी पर गायब हुए, पिछली बार मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं गायब हो गए थे। जी संदीप, एकदम जिस तरह से तो आप लगातार आप भी बंगाल से बड़ी भागती हैं और इन सब चीजों को आपने भी बड़ा कवरेज किया है। और कहीं ना कहीं आप भी देखे मुर्शिदाबाद गए थे, अधीर रंजन चौधरी का इंटरव्यू लिया, तो उन सब इलाकों को साहित्य से किस तरह से मुस्लिमों का दबदबा है वो आज साफ तौर पे देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ पे कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई तो साफ तौर पर देखी जा रहा था, लेकिन इस बार देखे कि जो ये इलाके हैं, अंतिम चरण के मतदान है 35 सीटों में मुस्लिम बाहुबली, क्योंकि यहाँ पे जो संयुक्त मोर्चा है सीपीएम और कांग्रेस और पिरजादा अब्बास की सिद्दीकी का पार्टी, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर होकर उभर के इन सब इलाकों में काम करेगा। और इस बात बहुत दिलचस्प चुनाव है, इसमें सभी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई है। और जिस तरह से देखिए कोरोना की जो यहाँ पे हाहाकार मची हुई है, इसका साफ तौर पे कोलकाता में असर दिख रहा है, क्योंकि लोग डर के मारे अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। लगातार लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस तरह से देखिए राजू जी अभी कह रहे थे कि एक तरफ हम देख रहे हैं अभी हॉस्पिटल कई क्रॉस करके हम भी आए हैं, लोग वैक्सीन के लिए लंबी कतारें लगा रहे हैं, वहां पे दवाओं के लिए खड़े हैं, और दूसरी तरफ यहाँ लोग मत के प्रयोग के लिए बूथों पे खड़े हैं। तो यानी कि 2 तरह की कतारें देखी जा रही हैं। देश भर में तो कतारें लगी हुई हैं अस्पताल के सामने वैक्सीनेशन के लिए, और बंगाल में एक तरफ मतदान के लिए कतारें हैं और दूसरी तरफ अस्पताल के सामने भी कतारें लगी हुई हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बीजेपी और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें, आज शाम 4 बजे से अब चुनाव जैसे मुकम्मल होंगे तो एग्जिट पोल आने शुरू होंगे, और सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक एग्जिट पोल आप न्यूज 24 पर देख सकते हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल शुरुआत करेंगे शाम 4 बजे से, तो उस वक्त अपना टीवी ऑन करना ना भूलिएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।